वेलकम बैक गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डे वन। इसमें हम स- समझते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है, क्योंकि हम स्प्रिंग बूट यूज करके फ्यूचर में अपना वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ, तो उसमें हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। सो पहले समझते हैं कि क्लाइंट होता क्या है। क्लाइंट क्लाइंट कौन होता है? जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो कुछ the person who asks is called client. Like अगर एग्जाम्पल के लिए बोलो क्लाइंट कौन हो सकता है, तो हमारा फ्रंट एंड हो गया, पोस्टमैन हो गया, जो भी सर्वर से कुछ मांग रहा हो, उससे कुछ उसे रिजल्ट चाहिए। फ्रंट एंड हो गया, पोस्टमैन हो गया, हमारा फोन हो गया, ब्राउजर हो गया, ऑल दीज आर क्लाइंट। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर जो भी उस रिक्वेस्ट को दे रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उसे समझ रहा है और उसको रिप्लाई कर रहा है, उसे हम सर्वर कहते हैं। इसका काम यही है कि रिसीव रिसीव रिक्वेस्ट, प्रोसेस प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड देम एंड गिव रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जो फ्रंट एंड, डिपेंड करता है कि फ्रंट एंड क्या मांग रहा है। अगर एक लॉगिन पेज की बात करते हैं, एक तो फ्रंट एंड यूजर का इंफॉर्मेशन आस्क करेगा, सर्वर का काम है तो वो चेक करे कि जिस यूजर का डिटेल मांग रहे हैं वो ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है। अगर उसका रिजल्ट डेटाबेस में है तो उसमें से तो डेटाबेस से यूजर को फाइंड आउट करो और उसको वापस से क्लाइंट को भेज दो। ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है? क्लाइंट, इसमें क्लाइंट सर्वर को एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और सर्वर उसे सर्वर उसे एक एस एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। अब ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स क्या है, तो इसका हम समझते हैं कि ये होता क्या है पहले। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से अपनी बातें कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल क्लाइंट अपनी चीजें बता सके कि उन्हें चाहिए क्या, सर्वर उसी लैंग्वेज में से रिस्पॉन्स कर सके जिससे कि वो समझ सके। तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है। सेम एचटीटीपी रिस्पॉन्स एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि ये वेब एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, जि, जिसका यूज करके क्लाइंट और सर्वर बात करते हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है, सो एचटीटीपी क्या होता है? ये एक इसका यूज करना होता है। कौन सा वीडियो है? सॉरी सॉरी। हाँ, एचटीटीपी
HTTP होता क्या? हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नाम से समझ आ रहा है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल क्या होता है? हम किसे बोलते हैं? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि रूल फिट है कि अगर क्लाइंट और सर्वर को एक दूसरे से बात करनी है तो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना होगा। वो रूल में क्या है? एक एसटीटी। अगर क्लाइंट को ये कोई रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को तो वो एक रूल सेट फॉलो करेगा और उसी रूल के अकॉर्डिंग उसी लैंग्वेज में सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, तभी सर्वर इस रिक्वेस्ट को समझ पाएगा और रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो उस एचटीटीपी रिस्पॉन्स में क्या होता है? एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, वो क्या कंटेन करते हैं? कंटेन में पहला होता है, पहला क्या होता है? मेथड होता है। किस टाइप का रिक्वेस्ट भेज रही हो, किस मेथड में आ सकता है? हो सकता है वो गेट रिक्वेस्ट भेज रही है, कुछ चाहिए उससे। पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रही है, मीन्स वो कोई इंफॉर्मेशन सर्वर को देना चाहती है टू स्टोर इन डेटाबेस। पुट रिक्वेस्ट हो सकता है, फैच रिक्वेस्ट हो सकता है कि कुछ मॉडिफाई करना है उससे, या फिर डिलीट रिक्वेस्ट हो सकता है। सिमिलरली वो यूआरएल भेजती है। वो यूआरएल क्या होता है? ये बताती है, एड्रेस देती है कि इस यूआरएल पे जाके ये वो काम करो। यूआरएल कुछ फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है तो एपीआई स्टूडेंट अगर उस पर यूआरएल है तो हम सभी को बता रहे हैं कि इस यूआरएल पे एक एक जो रिक्वेस्ट है मतलब इस यूआरएल पे जाके तुम्हें जो भी रिक्वेस्ट मांग रहे चाहे दे रहे उसको सर्च करना है इस यूआरएल पे। होस्ट बेस्ड एक होस्ट होता है, उस होस्ट में क्या होता है? एड्रेस होता है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो हम उस टाइम लोकल होस्ट बोलेंगे उसे, क्योंकि ये हम अपने लैंग्वेज अपने पर्सनल लैपटॉप में हम अपना पर्सनल लैपटॉप एज ए सर्वर यूज कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि हमारा अभी लोकल हमारा सर कहाँ जाकर सर्च करना है? लोकल होस्ट में सर्च करना है, मतलब हमारे पर्सनल लैपटॉप में सर्च करना है। हो सकता है ये फ्यूचर में अगर डिपेंड है कि हमारा होस्ट कौन है। एक सेकंड क्लैरिटी के लिए हम एक बार में चैट करना चाहेंगे कि व्हाट इज होस्ट इज होस्ट रिक्वेस्ट। ओके, क्योंकि होस्ट header specifies a domain name and optionally the port number of server the client want to communicate with. ओके, होस्ट नेम में हम होस्ट नेम क्या कंटेंट करते हैं? डोमेन नेम और उस सर्वर का पोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी स्प्रिंग बूट का पोर्ट नंबर क्या होता है? 8080। ये हम बता रहे कि हमारे लोकल होस्ट में इस पोर्ट पे जाओ। इसके अलावा इसमें होते हैं हेडर्स, बॉडी होते हैं जिसमें अगर कोई गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है तो इसमें हम अपना इंफॉर्मेशन डाल के भेजते हैं कि हमें क्या मतलब हम भेज पा रहे हैं। इसमें इस तरह से की वैल्यू पेयर में हम इंफॉर्मेशन डाल के भेजते, जैसे कि नेम हो गया, ये सब कर्ली को हम इसमें रख सकते हैं। फॉलो क्या बोलते हैं इसमें? अभी बोलेंगे तो जो इस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन डाल के दे देंगे। हेडर के बाद आता है कंटेंट कंटेंट टाइप। किस टाइप के मतलब ये जो हम किस टाइप का रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में हम जेसन टाइप का जेसन फॉर्मेट में हम अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। हेडर अब आता है हेडर पे। हेडर क्या कंटेंट करता है? हेडर
क्या लिखते हैं? तो लेट मी check once. Okay, header क्या होता है? Header are a key value pair that provide extra information about the request. किस टाइप की extra response होते हैं? Authorization post accept. इसमें तो हेडर इसमें हम एक की वैल्यू पेयर में हम अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये हमारे हेडर का पार्ट होता है। कंटेंट टाइप है, किस टाइप का कंटेंट भेज रहे हो वो। उसके अलावा और क्या है, एक्सेप्ट टाइप, किस टाइप का रिस्पॉन्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये तो हमारे कंटेंट टाइप हो गया, हम किस टाइप का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हमारा एक्सेप्ट टाइप क्या है, एक्सेप्ट हम क्या करते हैं, इसमें भी हमारा सेम एप्लीकेशन जेसन लिख सकते हैं, क्योंकि हम वो इसमें चाहिए ऑथोराइजेशन में ऑथराइजेशन में क्या रहता है, बियर ओके। ऑथराइजेशन में हम अपनी लॉगिन टोकन भेजते हैं। इस अगर ऑलरेडी अगर वो लॉगिन है तो वो हम टोकन भेजते ताकि हम फर्दर ऑथेंटिकेट हो सकें। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हेडर में आती है। इन केस अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सॉरी गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये बॉडी रखने की कोई जरूरत नहीं होती, अदरवाइज ये हेडर फॉर्मेट रहता है। मेथड टाइप रहेगा, इनमें से कोई एक यूआरएल रहेगा, पोस्ट रहेगा। तो वो एक HTTP रिक्वेस्ट इस टाइप के दिखते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है मेथड टाइप, फॉर एग्जांपल पोस्ट। उसके बाद हमारा यूआरएल होता है कि कौन से यूआरएल पे जाना है, तो उसमें आता है पहले पोस्ट का नेम और देन हमारा यूआरएल आता है। ये एग्जांपल के लिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ऐसा दिखेगा हमारा पोस्ट, पोस्ट का नेम वो ओपन पोस्ट, हाँ इसमें पोर्ट का नाम भी इंक्लूडेड रहता है। देन हमारे यूआरएल आता है, फॉर एग्जांपल KPI स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है। ये पूरा यूआरएल है। इसमें ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट आती है हमारे सर्वर के पास। अब सर्वर इसे ज्यादा बताने तो है नहीं। ये ऐसा कुछ हमारा पोस्ट सॉरी HTTP रिक्वेस्ट का फॉर्मेट दिखता है। सिमिलरली रिस्पॉन्स भी एक हमें फॉर्मेटेड वे में चाहिए होता है। जैसे HTTP रिक्वेस्ट होती है तो सर्वर जो हमें रिस्पॉन्स भेजेगा वो भी एक प्रॉपर पैटर्न फॉर्मेट में भेजेगा, जिसका नाम होता है HTTP रिस्पॉन्स। वो ना उसमें क्या इंक्लूड रहता है, अगर हम HTTP से बात करें, इसमें हम हेडर रहेगा कि किस टाइप का कंटेंट है, कंटेंट टाइप क्या है, एक तो और स्टेटस कोड भेजता है। स्टेटस कोड इसमें स्टेटस कोड एक इजी है कंप्यूटर को बताने का कि न्यूमेरिकल वे में कि रिजल्ट का टाइप क्या है, मतलब ये सक्सेसफुल रहा, फेल हो गया, या फिर किस टाइप की एरर आ रही है। फॉर एग्जांपल इफ गिव 200 मींस सक्सेसफुल रहा हमारा रिक्वेस्ट, मतलब वो एक्सेप्टेड हो गया। अदरवाइज अगर 400 आ रही है तो बैड रिक्वेस्ट है या फिर समथिंग सिमिलर। दिस आर द न्यूमेरिकल वे टू टेलिंग यूजर दैट व्हाट हैपेंड।
what server has replied. So yeah. अब इसमें भी बॉडी होती है, ये बॉडी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये बॉडी में जो भी हम सर्वर से रिक्वेस्ट किया रहता है उसमें ये बॉडी में डाल के भेजते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूजर से किसी अगर हम सर्वर से किसी यूजर की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो इस फॉर्मेट में देगा कि यूजर का नेम क्या है, देन इसका एज एंड सिमिलरली जो भी इंफॉर्मेशन उसे देने हो सकता है, वो एक मैसेज हो कि हम एक रिटर्न मैसेज यूजर को रिटर्न कर सकते हैं, तो मैसेज का टाइप कैसा रहा, सक्सेसफुल रिक्वेस्ट और यूजर हैज बीन लॉगिन सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक रिस्पॉन्स टाइप फॉर्मेट है जिसमें सर्वर इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स क्लाइंट को वापस भेजते हैं और देन क्लाइंट इसे अपने यूजर को फ्रंट एंड में दिखाता है। तो ये हो गया, ये बात हुई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। उसमें मैं इस पीडीएफ के थ्रू बताती हूँ कि एग्जैक्ट होता क्या है, मुझे उतनी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें भूल गई हूँ, तो इस पीडीएफ को पढ़ के मैं जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे देती हूँ कि एग्जैक्टली हम ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे होती है, मतलब फ्लाइंग सर्वर आर्किटेक्चर अच्छे काम कैसे करता है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर कभी भी गूगल पे जाते हैं, चाहे किसी ब्राउजर पे जाकर अगर हम ये सर्च करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, तो हमारा जो ब्राउजर है वो अमेज़न के सर्वर से टॉक करता है। ये जो यूआरएल जो हम ब्राउजर में सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली होता है कि हमारा ब्राउजर एज अ फ्रंट एंड काम सॉरी क्लाइंट काम करेगा, वो टॉक करेगा हमारे अमेज़न के सर्वर से। Browser is running on your laptop or mobile phone while Amazon application running on other server. So at the most पूछ चुके हैं वो हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट अभी मैंने बताया क्लाइंट क्या होता है, जो भी कुछ भी जो आस्क कर रहा है, क्लाइंट साइड वो होता है दैट आस्क फॉर समथिंग, फॉर एग्जांपल ब्राउजर, मोबाइल ऐप, पोस्टमैन, रिगार्डिंग एग्जांपल ऑफ क्लाइंट। सर्वर क्या होता है जो रिक्वेस्ट को लेता है, प्रोसेस करता है और उसको उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है। वो सर्वर किसी वो डिपेंड करता है किसके सर्वर से पूछ रहे हैं, वो अमेजन का सर्वर हो सकता है, यूट्यूब का सर्वर, बैंक का सर्वर, हमारा कितना स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन, ये सब सर्वर होंगे। अब एचटीटीपी क्या है, अभी मैंने बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक लैंग्वेज है, वेब लैंग्वेज है, जो कि ये लैंग्वेज यूज होती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में to communicate between client and server. HTTP is thing, ये पूरा एक रूल बुक है जो डिफाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर के अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो क्या क्या चीजें इंक्लूड, मतलब वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, देखो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें होती है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट में एक मेथड होता है, यूआरएल होता है, हेडर होता है, बॉडी होती है, जो मैंने अभी बताया। अगर हम ऐसा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो पोस्ट हमारा बता रहा है मेथड का टाइप क्या है, कौन से यूआरएल को हिट करना है, मतलब कौन से यूआरएल पे जाकर हमें इन चीजों के लिए सर्च करना है, हमारा कंटेंट टाइप क्या होगा। एक बॉडी भेजेंगे, अगर मान लो कि अगर हम लॉग इन पेज पे तो हमें लॉग इन करने के लिए अपना ईमेल और पासवर्ड देना होता है, ये चीजें हमें सर्वर को भेजनी होती है जिससे वो हमें ऑथेंटिकेट कर सके, तो हम इसको ऐसे बॉडी में डाल के भेज सकते हैं। हाँ ठीक है, एचटीटीपी मेथड का हमें पता चल गया, ये सारे मेथड्स होते हैं। गेट मेथड इसलिए यूज होता है अगर हमें सर्वर से कुछ चाहिए, पोस्ट अगर हम सर्वर को कुछ दे रहे हैं, को स्टोर इन डेटाबेस, कुछ मतलब होता है रिप्लेस डेटा कम्प्लीटली, अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा को हमें कम्प्लीटली रिप्लेस करना है तो हम कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, पैच एग्जिस्टिंग डेटा में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है उसके लिए होते हैं, और डिलीट अगर कोई डेटा हमें रिमूव करना है उसके लिए ये रिक्वेस्ट होती है। एचटीटीपी हेडर, ये क्या डालते हैं, एक हेडर अभी होता है, क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होता है और ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, जैसे कि
कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट टाइप क्या होगा कि हम किस टाइप का रिस्पॉन्स भेजते हैं और किस टाइप का रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। ऑथोराइजेशन मतलब बियरर टोकन भेजते हैं। अगर इस हम हर रिक्वेस्ट में एक, अगर हम ऑलरेडी लॉगिन है तो अगर किसी ऐप के और डिफरेंट मेथड को हमें यूज करना है तो हम बार बार लॉगिन नहीं ना करना पड़े, इसलिए हम एक हेडर में ये अपना टोकन जो ऑथराइजेशन टोकन होती है वो डाल के हम भेजते हैं ताकि हम इजी ऑथेंटिकेट हो जाए विदाउट हैविंग टू लॉग इन रिपीटेटिवली। ओके, फिर एचटीटीपी वर्ड अभी बताया कि अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर को भेजनी है तो हम इसमें डाल के भेज सकते हैं टू स्टोर इन डेटाबेस। ये जेसन फॉर्मेट है। ओके, सिमिलरली एचटीटीपी रिस्पॉन्स का फॉर्मेट भी होता है। इस जैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक यूआरएल एक्सपेक्ट करती थी, मेथड टाइप और होस्ट। सिमिलरली एचटीटीपी रिस्पॉन्स में का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो एक स्टेटस कोड भेजती है, हेडर भेजती है, बॉडी भेजती है। स्टेटस कोड में अभी मैंने बताया कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू भेजती है जो कि एक सिंपलेस्ट वे है टू टेलिंग क्लाइंट की रिस्पॉन्स टाइप क्या है, मतलब सक्सेसफुल हुआ या नहीं। हेडर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड बॉडी में अगर कोई भी हमने इन्फॉर्मेशन मांगी हो वो डाल के भेजता है, अदरवाइज एक सिंपल सक्सेसफुल मैसेज या फिर कुछ भी रिटर्न मैसेज करके वो भेज सकते हैं। ओके, अगर 200 के रेंज में अगर कोई स्टेटस कोड आ रहा है इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रहा है। अगर 400 के रेंज में कोई अगर स्टेटस कोड आ रहा है इसका मतलब रिसोर्स नॉट फाउंड एंड 500 मींस इंटरनल इशू मींस वो सर्वर का इशू है। ओके, अब मेन अब तक कहाँ समझ आ गया होगा कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम कैसे करती है, एक और वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है यूजिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि हमें करना जो है इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जावा में कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कुछ ऐसी चीजें जावा में करनी है तो कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमें पता है जावा में क्या होता है, जावा में क्लासेस होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम अपने क्लासेस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, तो उसको मेन में कॉल करते हैं और वो हमें कंसोल में प्रिंट करके दिखा देती है। अभी तक हम इतनी चीजें पता है। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ डिजाइन बनाना जिसमें सर्वर कोई क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करे और उसके अकॉर्डिंग कोई मेथड अपने आप फॉलो जाए तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। हमारे कोर जावा में कोर जावा क्या कंटेन करता है, उसमें अभी तक हमने देखा है क्लासेस और सिलेक्ट। हाँ, या अभी तक तो मैंने के कॉन्सेप्ट देखा है, इनहेरिटेंस देखा है कि अगर एक क्लास दूसरे क्लास से कैसे चीजें शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकती है। ये सारी चीजें अभी तक हमने देखी है। लेकिन एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है कोर जावा। तो अभी हमने बात करी कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम कैसे करती है। अगर एज अ क्लाइंट अगर मैं अपने पोस्टमैन से या फिर कहीं से अगर कोई रिक्वेस्ट भेजती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जावा में कोई मेथड है, जावा के कोई क्लास ले लेते हैं, स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं। स्टूडेंट ये क्लास है और उसमें एक मेथड है क्रिएट स्टूडेंट। समझ, ये एक मेथड है जो कि एक स्टूडेंट को क्रिएट करते हैं, उसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, ये सारी चीजें अगर मैं अपना रिक्वेस्ट में डाल के भेजूं तो मैं चाहती हूँ कि ये मेथड फॉलो जाए और मेरा जो स्टूडेंट है वो क्रिएट हो जाए। लेकिन एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जावा कैसे हैंडल करेंगे।
इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक वेब एप्लीकेशन और नॉर्मल कोर जावा में डिफरेंस क्या होता है। कोर जावा सिर्फ कोर जावा में हम क्लासेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट करके रन करेंगे और वो जैसे ही मेथड एग्जीक्यूट होता है वो फिनिश हो जाता है, उसके बाद फिनिश में बंद, अब कुछ नहीं। एक नॉर्मल एक एक्चुअल वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है? एक वेब एप्लीकेशन को हमेशा ओपन रहना पड़ता है ताकि किसी भी टाइम कोई भी यूजर कुछ भी रिक्वेस्ट भेज रहा है वो उसे एक्सेप्ट कर सके, प्रोसेस कर सके और उसको रिप्लाई कर सके। ये अगर कोई मिडनाइट में भेज रहा हो, मॉर्निंग में भेज रहा हो, किसी भी टाइम उसे हर टाइम ओपन रहने की नीड है। लेकिन हमारा अभी तक जो हमने अपने जावा में देखा उसमें क्या होता है, कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, रन मेथड रन होता है और फिनिश हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये हम जावा का कैसे यूज करें वेब एप्लीकेशन बनाने में, क्योंकि जावा नॉर्मल मेथड्स बनाने के लिए, लॉजिक लिखने के लिए, लेकिन वो सर्वर से ये हर टाइम यूजर से कैसे इंटरेक्ट कर सकती है, या फिर उसे कैसे पता कि यूजर कौन सा मेथड आस्क कर रहा है, कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ चाहिए सर्वर जो कि कॉन्टिन्यूसली हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए जो कॉन्टिन्यूसली ओपन हो, रिक्वेस्ट एक पोर्ट पे ओपन हो, उस पोर्ट पे कॉन्टिन्यूसली कुछ सुन रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा, और जो भी अगर कोई रिक्वेस्ट आती है उस पोर्ट पे तो वो उस रिक्वेस्ट को लेके जावा को दें और जावा उसको प्रोसेस करके वो मेथड को कॉल करे। हमें कुछ ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए होगा। और जावा में एक क्लास होती है, सॉरी जावा में एक पैकेज है डॉट नेट करके, डॉट नेट पैकेज, सॉरी डॉट नेट पैकेज, ये जावा का एक पैकेज है। ये ये अलाउ करता है आ, ये को क्या होता है मीन्स, ये नेट पैकेज क्या होता है, इसमें एक क्लास होती है सर्वर सॉकेट करके, सर्वर सॉकेट करके ये क्लास क्या होती है, ये पोर्ट 80 ये क्लास क्या करती है, ये पोर्ट 80 पे ओपन रहती है और रिक्वेस्ट को लिसन कर सकती है कॉन्टिन्यूसली। मतलब ये एक बार हमने इस क्लास को रन कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली 8080 पोर्ट पे रिक्वेस्ट लिसन करने लग जाएगी और कॉन्टिन्यूसली ओपन रहेगी। मतलब हम यहाँ पे जावा का ये नेट डॉट पैकेज यूज करके नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग में वही कि एक पोर्ट पे हम किसी को रख सकते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट सुने और हम जावा को बताएं। लेकिन इससे अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है कि अगर कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है तो वो हम किसके पास जाएगी, ये हमारे पोर्ट पे जाएगी और वहां से एचटीटीपी अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो हमारे पोर्ट 8080 पे जाएगी जिसपे सर्वर सॉकेट सुन रहा है उससे, और वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स को किसको पास कर देगी, जावा को पास कर देगी। लेकिन ये किस टाइप का रिस्पॉन्स है, ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स है, सॉरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। ये किस अभी हमने ऊपर देखा कि ये एक फॉर्मेट में लिखी रहती है, ये इनका एक लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज में चीजें लिखी रहती है। ये एचटीटीपी की जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल जावा नहीं समझ सकता। नॉर्मल जावा को नॉर्मल जो हमारा कोड जावा है उसको क्लासेस समझ आती है, मेथड समझ आता है, उसका एक अपना लिखने का सिंटैक्स है वो समझ आता है उसको। ये एचटीटीपी लैंग्वेज समझ नहीं आती है कि उसमें ये यूआरएल क्या है, ये पोस्ट क्या है, ये हेडर बॉडी, इसे कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को समझे, उसे पार्स करे और जावा को बताए कि तुम्हें ये मेथड कॉल करना है। अगेन यहाँ पे एक इशू आता है कि अगर हम इवन हमारे पास अगर कोई कोई ऐसा हो कि हम पोर्ट 8080 पे तो कॉन्टेक्ट लिसन कर भी रहा हो रिक्वेस्ट को, फिर भी ये इनफ नहीं है एक कोर जावा का यूज करके कोई वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, क्योंकि एट द क्योंकि जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है उसको नॉर्मल जावा कोर जावा नहीं समझ सकता। और अगर
अगर हम फिर भी यूज करना चाहते हैं कोड जावा को, तो हमें मैनुअली एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट को पास करना पड़ेगा। उसके लिए मेथड्स लिखने पड़ेंगे कि पोस्ट मीन्स क्या होता है, हेडर क्या है, हेडर का टाइप मीन्स बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, बोलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस रिक्वेस्ट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस लॉजिक। क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा कोड सिक्स को पार्सिंग में ही चला जाएगा, और हमें हर जितनी रिक्वेस्ट आएंगे उसको ऐसे समझना होगा, पास करना होगा, देन बिजनेस लॉजिक उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने होंगे। तो एक डेवलपर को काफी काम करना पड़ जाएगा अगर वो नॉर्मल कोड जावा का यूज करके बैकएंड बनाना चाहता है। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे एंट्री होती है सारे, यहाँ पे एंट्री होती है हमारे सर्वर, एक सर्वलेट है, सर्वर सर्वलेट, यहाँ पे एंट्री पे हमारे सर्वलेट है। ये क्या करते हैं, ये क्या चीज है, ये एक जावा का ऑब्जेक्ट है जो, नहीं मतलब ये सर्वलेट एक सर्विस, सर्वलेट कभी वो सर्विस टेक्नोलॉजी बनी थी जावा, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को समझ सके, इंतजार करके और उसके अकॉर्डिंग मेथड कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारी जावा लैंग्वेज की सबसे पहली टेक्नोलॉजी है जो कि वेब एप्लीकेशन के लिए बने थे। एक जावा का ऑब्जेक्ट होता है, ये रिक्वेस्ट को लेता है, उसको पास करता है और उसके अकॉर्डिंग मेथड कॉल करता है। और ये सर्वलेट को रन कौन करता है, सर्वलेट को एक सर्वलेट कंटेनर, मुझे कौन कितने, हाँ एक सर्वलेट कंटेनर होगा, उसके अंदर सर्वलेट होता है। सर्वलेट होता है जावा की क्लासेस होती है, जैसे नॉर्मल जावा की क्लासेस नहीं होती, ये सर्वलेट क्लासेस होती है, लेकिन होती जावा की क्लासेस ही, बट इसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को समझ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे सर्वलेट के क्लासेस होते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड्स। मतलब अगर तुम्हें आ रहा एचटीटीपी रिक्वेस्ट का टाइप, हमारा एक लॉगिन सर्वलेट हो सकता है, यूजर सर्वलेट हो सकता है, क्रिएट सर्वलेट हो सकता है। मतलब हम जैसे जावा के क्लासेस बनाते हैं, तो हम ऐसे सर्वलेट की बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, बट ये सर्वलेट थोड़ा एडवांस होता है, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट को समझ सकता है कुछ ऐसा है। और इसको कौन हैंडल करेगा, इसको सर्वलेट कंटेनर हैंडल करेगी। अभी तक जो हमारी जावा की क्लासेस थी वो कैसे चलती थी, जो हमारी क्लासेस बनाते थे और उसको जैसे ही हम अपना मेन मेथड कॉल करते थे, तो वो जावा का कंपाइलर जो कि जेवीएम है वो उसको कंपाइल करता था और उसको एक बाइट कोड में चेंज कर देता था, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। मतलब वो बाइट कोड हम किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ओएस पे रन कर सकते हैं। तो मतलब उसका कुछ अलग आर्किटेक्चर है, आई एम नॉट वेरी क्लियर विद दैट, लेकिन हाँ कुछ ऐसा होता था। क्योंकि ये सर्वलेट की क्लासेस थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल जावा के क्लासेस से। इनपुट चलाने के लिए हमें चाहिए होगा एक सर्वलेट कंटेनर, ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर ये सर्वलेट की क्लासेस चल सकती हैं। मतलब सिमिलर, समथिंग सिमिलर टू जेवीएम टाइप की, जैसे वो उसको कंपाइल कर देता था समथिंग। ये सर्वलेट के कंटेनर है जो इन सर्वल ऑब्जेक्ट सर्वलेट के जो सर्वलेट्स हैं इनको रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसा समझ पूरा फिर से कर लेना इसके बारे में, ठीक है। तो सर्वलेट के कंटेनर, अब इस सर्वलेट से कितने टाइप के हमारे पास कंटेनर है। एक सबसे जो फेमस कंटेनर है वो अपाचे कॉन्कैट, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जेटी, अंडरफ्लो, ये सारे सर्वलेट कंटेनर्स हैं। बट हम जो मोस्ट फेमस कंटेनर है वो है कॉन्कैट, इसका हम यूज करेंगे, जिसका यूज मोस्टली होता है, ठीक है। और हम कॉन्कैट और सर्वलेट कंटेनर को एक स्विच करके बोलेंगे, कभी कॉन्कैट बोलो कभी सर्वलेट कंटेनर बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हम अब इसका समझते हैं सर्वलेट कंटेनर काम कैसे करे। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास लिसन करने के लिए कोई, ओके
अब देखते हैं फ्लो कैसा है। HTTP रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से, ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वलेट कंटेनर के पास। वो सर्वलेट कंटेनर यहाँ हमें बता रहे क्या होगा, ये सर्वलेट कंटेनर से हमारे पास बहुत सारे सर्वलेट्स होंगे। थोड़ी इंसान पाए हमने इतने सर्वलेट्स कंटेनर बना रखे हैं, इनको भी आप बनाने लॉगिन सर्वलेट user servlet पेमेंट सर्वलेट। ठीक है, ये सर्वलेट क्लासेस हैं काइंड ऑफ, और जावा के क्लास टाइप की समथिंग। ओके, सर्वलेट कंटेनर किस बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट किस रिक्वेस्ट में क्या, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट भेजे हैं, हाँ, तो लॉगिन ऐसे करते हैं, लॉगिन का रिक्वेस्ट भेजा है, तो ये ये रिक्वेस्ट हमारे सर्वलेट कंटेनर के पास जाएगी। सर्वलेट कंटेनर ये पास करेगा कि किस टाइप की रिक्वेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग इसका काम रहेगा कि उस कंटेनर को कॉल करने का। वे इंटरनली काम कैसे करती है, जैसे ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वलेट कंटेनर के पास जाती है, ये इंटरनली दो ऑब्जेक्ट बनाती है। हाँ, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाती है, एक HTTP request servlet, request servlet, और HTTP response servlet। ठीक है, ये जब ये HTTP रिक्वेस्ट सर्वर कंटेनर के पास जाती है, सर्वर कंटेनर उस HTTP रिक्वेस्ट को पार्स करता है, उसमें से एक एक मेथड निकालता है, लाइक रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल क्या है, रिक्वेस्ट डॉट कुछ ऐसे इंटरनली कुछ क्लासेस बनी है जिसके अंदर वो एक एक करके ये पूरे HTTP रिक्वेस्ट को पास करता है और उसको इन ऑब्जेक्ट्स में फिल करता है। समझ लो अभी ये खाली एम्पटी ऑब्जेक्ट्स हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट एंड HTTP रिस्पांस सर्वलेट, ये खाली ऑब्जेक्ट्स हैं। सर्वर कंटेनर HTTP रिक्वेस्ट को पास करके और उनमें ये रिस्पांस फिल कर देता है। HTTP रिक्वेस्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करके आगे ये इसको एक पैकेज में बंद करके इसको ऐसे पैकेज करके ये सबको सारी क्लासेस को
पास कर देता है। अब क्या होता है, हाँ, तो अभी तक सर्वर कंटेनर का पहला काम ये है कि वो HTTP रिक्वेस्ट को पार्स करेगा और ये ऑब्जेक्ट को फिल करेगा, और ये ऑब्जेक्ट एम्पटी मतलब रिक्वेस्ट तो भर गई है, ऑफ कोर्स उसको फिल कर दिया, और ये रिस्पॉन्स अभी भी खाली है, ये सर्वलेट जो करेंगे अकॉर्डिंग टू रिप्लाई क्या है जो भी, तो ये सारे सर्वलेट के पास जाएगा, सर्वलेट इसको लेंगे, इस रिक्वेस्ट को समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन कॉल करना होगा उस फंक्शन को कॉल करके उनके वैल्यू को HTTP रिस्पॉन्स में डाल देंगे। इतना ही नहीं, इसका काम ये इंटरनली जैक्सन जैक्सन लाइब्रेरी यूज करते हैं, क्योंकि ये जैक्सन लाइब्रेरी का यूज करके क्या करते हैं, ये जो एचटीटीपी जेसन जेसन को जावा जावा ठीक है, क्योंकि हमारे एचटीटीपी में रिक्वेस्ट आ रहा है, वो एक जेसन फॉर्मेट में होता है, उसको सर्वलेट जेसन लाइब्रेरी का यूज करके जेसन से पहले वो जावा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो लॉगिन के लिए कुछ वैल्यू भेज रहा है जो कि अभी जेसन फॉर्मेट में है कि नेम मेरे फोन नंबर ये समथिंग लाइक दैट, तो उसको पहले वो एक जावा के ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा, क्योंकि हमारा जो जावा के क्लासेज है वो सिर्फ जावा के ऑब्जेक्ट को ही समझते हैं, जावा लैंग्वेज समझते हैं, उन्हें HTTP समझ नहीं आएगा, जेसन का उन्हें कोई आइडिया नहीं। उससे पहले तो इनको पहले ही भेजने से पहले ही हमारे जो यहाँ पे सर्वलेट कंटेनर है जो विच इज स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, वो क्या करेगा, जेसन को जावा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, और सिमिलरली अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, मान लो ये जो HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट है, इसमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगा, उसको भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जावा के ऑब्जेक्ट को जेसन में चेंज करके देन वो क्लाइंट को भेज देगा, क्योंकि क्लाइंट और अगेन एक्सेप्ट जेसन नॉट अ जावा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम करती है। उसके अलावा हाँ जी, हमारे जो ये सर्वलेट कंटेनर है, अब ये क्या केस में पहले HTTP रिक्वेस्ट को पास किया, देन उसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे ये सारे जितने भी सर्वलेट है उनको स्कैन करते हैं, स्कैन सर्वलेट्स, और उसके अकॉर्डिंग मैपिंग करते हैं कि कौन से सर्वर मैपिंग, क्या मैपिंग करने का मतलब है कि कौन से सर्वलेट को कॉल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये लॉगिन टाइप का रिक्वेस्ट है तो हमें लॉगिन सर्वलेट को कॉल करना चाहिए, ना कि पेमेंट सर्वलेट को, तो ये भी कौन आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे सर्वलेट कंटेनर का काम है मैपिंग करने का कि कौन से ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है किसको भेजना है, जरूरी नहीं सबको एक साथ नहीं भेजते हैं कि इसको भी भेज दे इसको भी भेज दे, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सर्वलेट को हमें ये कॉल करना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट से भेजने हैं किसके, और देन उसका रिस्पॉन्स लेके आगे पास करना है। तो यहाँ पे भी ये जो स्कैन सर्वलेट्स एंड मैपिंग का जो काम है, ये भी हमारा कंटेनर का काम होता है। ऑल्सो ये मल्टी थ्रेडिंग को हैंडल करता है, और जो भी एक्स्ट्रा काम है सब हैंडल करता है। तो ये यहाँ तक समझ लिया हमने कि हमारा सर्वलेट कंटेनर क्या होता है। अभी तक हमारा बिफोर जावा में प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास तो एक ऑल्दो हमारे पास एक डॉट नेट जावा पैकेज था जो कि नेटवर्किंग का काम करता था, ये 800 पोर्ट पे लिसन कर सकता है, बट स्टिल ऐसा कुछ वे नहीं था जिससे हम HTTP रिक्वेस्ट को जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सके या फिर HTTP रिक्वेस्ट जावा समझ सके। तो यहाँ पे सर्वलेट आई थी, आई एम गिविंग अ ब्रीफ समरी। यहाँ पे सर्वलेट का सर्वलेट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, इसमें क्या था, हमने एक सर्वलेट कंटेनर बनाया था, और एक सर्वलेट कंटेनर में बहुत से सर्वलेट क्लासेस बन क्रिएट हो सकती है और रन कर सकती है, और फिर हमने स्पेसिफिक सर्वलेट क्लासेस बनाई थी सेम एज जावा के जो क्लासेस होती है, बट दीज आर दी स्पेशल क्लासेस व्हिच कैन अंडरस्टैंड HTTP रिक्वेस्ट। तो जो कि नॉट एग्जैक्टली HTTP रिक्वेस्ट, बट हाँ कि अगर सर्वलेट कंटेनर उन्हें ये HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स सर्वलेट ऑब्जेक्ट देती है तो उसको वो समझ सके और उसके अकॉर्डिंग
उसको मैं वो फिल कर सके। फिर स्पेशलाइज्ड क्लासेस है, ये सर्वलेट क्लासेस को हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्वलेट कंटेनर जो हमारा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट सर्वर है, ये सारी चीजें हैंडल कर रहा है यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड हेल्पर फंक्शंस। तो मैं मतलब इस सर्वलेट कंटेनर अंदर से भी काफी हेल्पर फंक्शंस यूज करता है। तो मैप क्लास सर्वलेट कौन सा सर्वलेट को ये रिस्पॉन्स भेजना है, अगेन इसको रन करने का। अगर मैप कर दिया तो इसको कोई रन करने के लिए भी होना चाहिए। देन जो रन वंस इट रन, जो भी रिस्पॉन्स है वो इस सर्वलेट में फिल कर दें। वापस से जब ये सर्वलेट कंटेनर के पास आए, नेक्स्ट फ्रॉम कैट के पास आए, तो वो जावा में चेंज जैसे में चेंज करके वापस से भेज दें। चलो, तो अभी तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमारा अब हम जावा का यूज करके वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं। बट अभी भी प्रॉब्लम है, स्टिल हमें काफी चीजें मैनुअली करनी पड़ेगी। हमें बहुत से कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे। अगर हमें सर्वलेट कंटेनर यूज करना है, तो उसके लिए हमें खुद से जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट सर्वर को डाउनलोड करना होगा, उसे अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कराना, सॉरी, अपने प्रोजेक्ट में नहीं, अपने प्रोजेक्ट को वहां पे प्लेस करना होगा ताकि वो उस सर्वर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट चल सके। अगेन बहुत से सर्वलेट क्लासेज हैं, उनको हैंडल करना, मैनुअली कॉन्फ़िगर करना, मीन्स अभी भी काफी बोलेप्लेट वर्क है जो कि हमारे बिजनेस लॉजिक का पार्ट नहीं, बट स्टिल डेवलपर हैव टू डू दैट टू यूज जावा एज इन अ बैकएंड। तो यहाँ पे हमारा यूज होता है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के। अभी तक हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क पिक्चर में नहीं आया था, अब आ रहा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अगेन स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग वो डिफरेंट चीजें, तो वो समझ रहे थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क एंट्री हो गई। अब ये क्या काम करते हैं? ये चीजों को थोड़ा हमारे ये जो हमें इतना जो बॉर्डर प्लेट कोड लिख रहे हैं, इसको थोड़ा ऑटोमेट कर देते हैं। नॉट कम्प्लीटली, बट हाँ, ये थोड़े एक उस टाइप, मुझे थोड़ा स्ट्रिंग फ्रेमवर्क का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। मे बी लेट्स आस्क ChatGPT। मतलब let's समझते क्या होता है स्ट्रिंग फ्रेमवर्क एग्जैक्टली। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन। First thing, suppose you are building a e-commerce application which has these classes, साइड कपलिंग हो जा रही है। अच्छा, some privileges are often that help you build enterprise application or managing object and their dependencies instead of writing। ये ओके, अब समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, स्प्रिंग पे। हाँ, तो अभी मैं क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉब्लम अभी थी कि हमें काफी चीजें मैनुअली करनी पड़ रही है, और ये काफी टाइट कपलिंग होती है हमें यहाँ पे। अगर कोई क्लास यूज करना है तो हमें एग्जैक्ट उस क्लास, मतलब हम वहाँ पे टाइट कपलिंग कर रहे हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन ग्रो होती है तो हम बहुत से सेवरल क्लासेस हो जाती है, उनको हैंडल करना, उनकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना, उनके ऑब्जेक्ट्स बना, क्योंकि यहाँ पे हमें सबके ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, तो ऑब्जेक्ट्स बनाना, हैंडल करना, ये काफी स्टिल स्किल्स बल्कि मतलब काफी बल्कि हो जाना। तो यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क चीजों को इजी करता है, ऑटोमेट करता है। वो हमें बहुत सारे एनोटेशन बेस्ड मेथड्स देते हैं। यूजिंग जस्ट एनोटेशन हम चीजें
इज़िली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो तो हाँ, ठीक है। तो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि होता क्या है, तब मैं भी समझ लूँगी क्या होता है। तो एक ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक किया क्या है। तो रिवीजन देख तो हमारा जावा प्रोग्राम में हमने ये देखा कि हमारा एक जावा प्रोग्राम कैसा दिखता है, कैसा मेन क्लास रहता है, उसमें हम इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो रन होता है, क्योंकि एक मेन थ्रेड होता है वही सबको रन करते हैं। एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं, अब जब भी हम जावा क्लास को एक रन बटन दबाते हैं, रन करते हैं जेवी जावा डॉट मेन क्लास को, तो ये क्या होता है, जेवीएम उसको कंपाइल करता है। कौन कंपाइल करता है, जावा कंपाइलर, जावा से जो कि जावा का कंपाइलर है, वो हमारे जावा क्लास को कंपाइल करता है इनटू बाइट कोड। ये जितने भी जो ये लिखे होंगे इसमें, इनको ये बाइट कोड में चेंज कर देता है। बाइट कोड एक कुछ नहीं, न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, इनको चेंज कर देता है, विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। अब ये डॉट जावा क्लास से किस में चेंज कर देता है, डॉट क्लास फाइल में चेंज कर देता है। मतलब डॉट क्लास फाइल का मतलब समझ आती है, वो बाइट कोड में मतलब उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो बाइट कोड में लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमारा हमने ये प्रॉब्लम देखी कि नॉर्मल जावा और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है, कि नॉर्मल जावा क्या क्या पैटर्न फॉलो करता है, स्टार्ट होता है, इंस्ट्रक्शन रन करता है, फिनिश और एग्जिट, बस। ठीक है। हमें अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी, कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वो स्टार्ट हो, कीप रनिंग, वेट फॉर रिक्वेस्ट, प्रोसेस मतलब एक बार स्टार्ट हो तो वो बस स्टार्ट ही रहे, वो रिक्वेस्ट का वेट करे, जैसे रिक्वेस्ट आए उसको प्रोसेस करे और उसको रिप्लाई करे। ये एक वेबसाइट का काम, ऐसा वेबसाइट का पैटर्न हो। लेकिन हमारे जावा में वही प्रॉब्लम थी कि जावा कोर अलोन इज नॉट इनफ फॉर वेब एप्लीकेशन, क्योंकि उनमें से क्लासेस होती है, ऑब्जेक्ट, फाइल, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें होती है, उनका उनमें ये कोई भी टर्म नहीं होता जो मतलब वो समझ सके कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यूआरएल, हेडर, ये सारी चीजें जावा को समझ नहीं आती हैं। इवन अगर हम कुछ ऐसा चाहें कि हम अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख दे जो कंटिन्यूअसली रन करता भी रहे, तो भी वाइल थ्रू करके स्टिल डज नॉट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट। अगर रन भी करता रहेगा तो वो हमारा टेंशन नहीं है, स्टिल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही समझ नहीं आएगी जावा को। तो उसके लिए हमारे लिए एक मेथड भी था, जैसे नेटवर्क कनेक्शंस के लिए, नेटवर्किंग के लिए जो बताया था मैंने, जावा नेट करके एक पैकेज है, वो एक सर्वर सॉकेट प्रोवाइड करता है, इसमें क्या कर सकते हैं, 8080 पे लिसन कर सकता है। बट स्टिल प्रॉब्लम वही है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट नहीं समझ आएगी। जावा रिसीव टीसीपी कनेक्शन बेसिकली स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, अगर उसे ये रिक्वेस्ट मिलती है तो जे वो उसके लिए जस्ट एक स्ट्रिंग है, एक तो जेवियम दिस इज जस्ट अ डेटा, उसको नहीं समझ आ रहा कि ये गेट का मतलब क्या है, हेडर का मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो हमें चाहिए क्या है, मतलब अगर अगर हम ऐसा कुछ यूज कर भी रहे हैं तो हमें काफी चीजें मैनुअली करनी पड़ेगी, हमें पोर्ट ओपन मैनुअली करना पड़ेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को पार्स करना पड़ेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को बंद अच्छे से फॉर्मेट करना पड़ेगा, काफी चीजें वो हमने डिस्कस कर लिए। हमने अभी देखा कि अगर सर्वलेट से पहले क्या था, ब्राउजर से अगर रिक्वेस्ट आती भी है तो जावा कोड को कैसे पता कि क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा आता है। इसी को फिल किया हमारे सर्वलेट में। ये कुछ नहीं होता है, ये जावा क्लासेस होती है, ये स्पेशली डिजाइन होती है वेब एप्लीकेशन के लिए। एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है, सर्वलेट के पास जाती है, फिर जावा कोड के पास जाती है। और इस सर्वलेट, अब ये सर्वलेट कहाँ रन होती है, सर्वलेट कंटेनर के अंदर रन होती है। सर्वलेट कंटेनर का एग्जाम्पल मैंने दिया ही थी। फायदा तो सर्वर कंटेनर करके क्या है, अभी जैसे टाइम जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्वर है, वो क्या चीजें करता है, जैसे कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है वो सबसे पहले हमारे सर्वर सर्वर सर्वलेट कंटेनर या फिर जैसे हमें कॉन्फ्रेंस सर्वर के पास जाती है, वहां पे वो काफी चीजें करके तब आगे वो इनको सेंड करता है। जैसे ही सर्वलेट कंटेनर का काम क्या है, वो 8080 पे कंटिन्यूअसली ओपन रहती है, लिसन कर रही होती है, मतलब इसका काम है कि कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट को सुनना। कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उसको वो पहले पार्स करता है, उसके लिए एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाता है, जो हम देखा था एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वलेट हो रही है, फिर ये दो ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर उनकी मैपिंग भी करता है कि कौन से
सॉरी थ्रेड मैनेज करता है, कौन से सर्वलेट को कॉल करना है, वो भी मैपिंग है। ये सर्वलेट कंटेनर का ही काम है। सेंडिंग एचटीटीपी, वापस से जब वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स बन जाती है तो वापस से क्लाइंट को सेंड करने का काम भी हमारा कंटेनर, यही सर्वलेट कंटेनर का ही है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा अगर समझना है कि एचटीटीपी सर्वलेट, जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सर्वर है, हमारा सर्वलेट कंटेनर, वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो उसके अंदर ऐसे कुछ मेथड्स लिखे रहते हैं, डू गेट और डू पोस्ट, बहुत सारे डू गेट, डू पोस्ट, डू डिलीट, डू पुट, सारे मेथड का एक क्लास बना हुआ है, सर्विस क्लास करके कोई क्लास बना हुआ है, उसमें सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। इसमें क्या होता है, तो अगर तुम गेट हेलो भेज रहे हो तो फिर इवेंचुअली बी हैंडल्ड बाय जावा कोड इनसाइड अ सर्वलेट। तो वो समझ जाएगा कि तुम्हें कौन, ये गेट मेथड है, हेलो को कॉल करना है, इसके लिए थोड़ा मतलब डीप डाइव करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि जावा सर्वर कंटेनर के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि उन्हें बता देता है कि तुम्हें गेट मेथड कॉल करना है, पोस्ट मेथड कॉल करना है। Instead of manually reading byte on passing HTTP text servlet container give us Java framework policy. अब ओके, हमारा जो क्वेश्चन था कि चलो ठीक है, अभी तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब हम HTTP रिक्वेस्ट, मतलब कोई पोर्ट 800 पे सर्वर ओपन है, तो कोई पोर्ट, उस पोर्ट पे कोई लिसन कर रहा है, हमें HTTP रिक्वेस्ट भी समझ आ रही है, तो व्हाई वी नीड स्प्रिंग। तो हमारे सर्वलेट ने एक मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है कि हमें HTTP रिक्वेस्ट समझ आ रही है, लेकिन स्टिल क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अभी है कि बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे, टू मच कोड रिलेटेड कोड, टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस, कपलिंग क्लास, टाइट कपलिंग बिटवीन क्लासेस, मतलब काफी टाइप टाइप के कपल रहते हैं, टेस्टिंग करना डिफिकल्ट है, अगर कुछ टेस्ट करना है तो सब क्लासेस एक दूसरे ड्यू टू टाइट कपलिंग टेस्ट नहीं कर, मतलब उसमें प्रॉब्लम हो गई। मेंटेनेंस में अगर जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ी होगी उनके मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, काफी चीजें हमें मैनुअली करनी पड़ रही है, कॉन्फ़िगरेशन काफी मैनुअली करने पड़ेंगे। तो हाँ, हम इसमें एक लार्ज एप्लीकेशन बनाना स्टिल अ नाइटमेयर फॉर डेवलपर्स, जावा डेवलपर्स। तो अब आते हैं, दिस इज वेयर स्प्रिंग फ्रेमवर्क बिकम इम्पोर्टेंट। अब हम समझते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की एंट्री और उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो किस टाइप के टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये हमें इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट्स लाइक आईओसी कंटेनर। हम देखेंगे कि आईओसी कंटेनर क्या होता है, लेकिन जस्ट फॉर फॉरेस्ट ये टर्म्स हम इंट्रोड्यूस किया हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हम आईओसी कंटेनर समझते एक टाइप का कंटेनर होता है जो जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बना के रख सकते हैं, फिर और उसको यूज कर सकते हैं, बाद में देखेंगे क्या है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हमें जो मैनुअली जो टाइट कॉन्फ्लिक्ट करते थे अभी तक हम, कि अगर हमें अगर ऑर्डर क्लास में पेमेंट क्लास को इंटीग्रेट करना है, मतलब पेमेंट क्लास को यूज करना है, तो हम टाइट कॉन्फ्लिक्ट करते थे कि पेमेंट क्लास में ऑब्जेक्ट हम अपने ऑर्डर क्लास में क्रिएट करें और देन उसको कॉल करें, विच इज टाइट कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट अ गुड वे। तो उसके लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन है कि ऑटोमेटिकली कौन सी डिपेंडेंसी किसमें इंजेक्शन होगी वो सब हैंडल कर लेगा ये। बीन मैनेजमेंट, बीन क्या होता है, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम, स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को बीन बोलते हैं। वो ऑब्जेक्ट को जो भी चीज हम आईओसी कंटेनर को देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हम आईओसी कंटेनर को बोलेंगे हैंडल करने के लिए, वो बीन कहलाएगी। आईओसी कंटेनर लाइक अ कंटेनर जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम नॉर्मल जावा का ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं, लेकिन इस जावा का ऑब्जेक्ट को हम हैंडल नहीं करेंगे, फिर हम मैनुअली कॉल नहीं करेंगे कि इस जावा के ऑब्जेक्ट को यहाँ कॉल होना चाहिए, वैसा वैसा, ये फिर ये आईओसी कंटेनर हैंडल करती है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट में बोलते हैं, वो उसे गेम बोलते हैं। और आत्मक स्ट्रक्चर में देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। फिर होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, हमें कुछ भी मैनुअली कॉन्टैक्ट सर्वर को मैनुअली नहीं इंटीग्रेट करना, और भी बहुत सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें नहीं करना होता है यहाँ पे। लूज कपलिंग ऑफ कोर्स,
ये हमें प्रोवाइड करते हैं। Spring help us build Java application in a cleaner and more manageable way. अच्छा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्प्रिंग की तारीफ हुई है। तो स्प्रिंग क्या है? एक स्प्रिंग को इकोसिस्टम बोल रहे हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोजेक्ट एंड फ्रेमवर्क होता है। वो जैसे कि एक नॉर्मल लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्या होता है? एक सिंगल लाइब्रेरी होता है, फ्रेमवर्क होता है, पर्टिकुलर चीजों के लिए होता है, मतलब छोटा छोटे लेवल पे होते हैं, थोड़े कोड रखे रहते हैं। लेकिन ये स्प्रिंग एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग अपने आप में काफी बड़ा इकोसिस्टम है। उसमें क्या आता है, जैसे उसमें वो आते हैं, उसका ये सब पार्ट्स हैं। सब इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्प्रिंग इकोसिस्टम में ये सब, जो स्प्रिंग एमवीसी हो गया, डेटा सिक्योरिटी टूल, स्प्रिंग बूट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क और प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंग। तो वही है कि स्प्रिंग काफी बड़ा इकोसिस्टम है, काफी चीजें प्रोवाइड करती है। डिफरेंट स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए। मान लो कि ये स्प्रिंग को हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता कि मतलब मेन फाउंडेशन देता है ऑफकोर्स। तो कोई स्प्रिंग कैसे काम करता है, उसमें आईएसओ कंटेनर क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, गेम्स, जो भी टर्म्स हैं ये यहाँ पे हमें समझ आएगा पूरा। फिर स्प्रिंग एमएससी हमें बहुत सारे एनोटेशन प्रोवाइड करती है, कोई इजी कॉन्फ़िगरेशन एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन और बहुत सारी चीज़ों के लिए, रेस्ट एपीआईज के लिए। सो जो मेन हमारा स्प्रिंग एमएससी या रेस्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए में हेल्प करती है। ये हमें बहुत सारे एनोटेशन बेस्ड एनोटेशन देती है, जो कि एक रेस्ट एपीआई रेस्ट एप्लीकेशन बनाने में काफी हेल्पफुल रहता है। जस्ट यूज एंड कुछ भी करो। सिमिलरली स्प्रिंग बूट हो गया, ये इसका क्या काम है? ऑटोमेशन करना। यू कैन से कि ये पूरे स्प्रिंग बूट को काफी हद तक ऑटोमेट कर देते हैं। यहाँ पे हम वो भी चीजें करते आ रहे हैं, सब चीज यहाँ पे ना हमें ऑब्जेक्ट बनाना, ना यहाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, काफी चीजें यहाँ पे सेट ऑटोमेटेड रहेगी। देखेंगे वो कैसे होती है, मुझे भी नहीं पता। सिंगल स्प्रिंग सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कोई जावा का एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन हमारे डेवलपर्स करता हो, तो ये स्प्रिंग सिक्योरिटी कुछ देती होगी, मतलब ठीक है। स्प्रिंग कोर क्या होती है? इट प्रोवाइड मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर है स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग कोर में जैसे मैंने बताया कि हम इन सब चारों चीजों के बारे में पता समझ आएगा कि ये सब चीजें होती क्या है। ये सारी चीज एक पार्ट किसके? स्प्रिंग कोर का पार्ट है, जो भी आईएस कंटेनर पिन मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें। स्प्रिंग एमएससी में हमें क्या बोला था? ये हमें रेस्ट एपीआई एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं, यूज टू बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन एंड रेस्ट एपीआई। सर्वलेट और स्प्रिंग कोर का यूज करते हैं, मतलब इसके ऊपर, मतलब इन दोनों को यूज करके करता ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क बना हुआ है। देखो समथिंग इस टाइप की एनोटेशन प्रोवाइड करते हैं। गेट मैपिंग का यूज करके हम बता सकते हैं कि अगर कोई हेलो रिक्वेस्ट आ रही हो तो इस मेथड को कॉल करना है। तो मतलब इस टाइप के बहुत सारे हमें एनोटेशन मिलते हैं चीज़ों को इजली कॉन्फ़िगर करने के लिए, मैपिंग करने के लिए। स्प्रिंग डेटा, और यहाँ पे हम डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हैंडल करते हैं। मान लो कि मोस्ट एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कि पहले हम जेडीबीसी यूज करते थे, लेकिन जेडीबीसी में क्या दिक्कत थी कि हमें एसक्यूएल आना चाहिए। डेवलपर्स आना चाहिए, लेकिन स्टिल जावा डेवलपर जरूरी नहीं कि आना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग डेटा हमें प्रोवाइड करती है ऑटोमेटिक, मतलब कुछ तो ऑटोमेट करते हैं जिससे हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़े, हम डायरेक्ट नॉर्मल कोड के थ्रू डेटाबेस से बात कर सकते हैं, एनोटेशन के का यूज करके या फिर फ्लो के यूज करते हैं। ठीक है। ओपन डेटाबेस कनेक्शन है, इजीली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डेटाबेस वगैरह। मैंने बताया कि ये जो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन काफी हद तक कम कर देती है। विदाउट स्प्रिंग में अगर हम सर्वलेट का यूज कर रहे हैं तो हमें हर चीज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी खुद। सबका सब जाओ, वेब सर्च करो, उनका डिपेंडेंसी लेके आओ, उसको वहां पे डालो, इंटीग्रेट करो, कॉन्फ़िगर करो, सो बहुत सारे वो लोग करते जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करनी चाहिए, बस एक वर्ड में लिख दो, अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगी।
ठीक है, तो हम प्रॉब्लम क्या था, डेटाबेस का था कि अच्छा क्वेरी आनी चाहिए, डेटाबेस को हमें मैन्युअली ओपन करना पड़े, तो हम डेटाबेस कनेक्शन लिखना पड़ता है, इंस्टीट्यूट क्वेरी विंडो प्लस दैट क्लोज रिसोर्स हमें हम लेकर और ठीक है फॉर्म्स लिंक सिक्योरिटी, ये सारे स्किम के फीचर्स फ्रेमवर्क से देखेंगे, एक वन बाय वन करके देखेंगे इन फ्यूचर फॉर टुडे it is for today we are done. We have understood what is okay. For today we have understood what is client server architecture, what is HTTP, and what is HTTP request response. ये सर्वलेट जावा में वेब एप्लीकेशन बनाना है, पहले प्रॉब्लमेटिक होता है फास्ट कैसे उसको हमें उसमें सॉल्व सर्वलेट ने कैसे उसे सॉल्व किया है, और नेक्स्ट में देखेंगे फ्रेमवर्क सामने थोड़ा ओवरव्यू देंगे, ये चीजें और ज्यादा ऑटोमेट कर देती है, हमारे जितने बोलर प्लेट है उनको थोड़ा कम कर देंगे नेक्स्ट ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे क्या होता है। तो थैंक यू फॉर टुडे।